करेंगे और जो वो घोषणाएं की हैं उनसे आगे कितना लाभ इन समाज को होगा, इस समाज को होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी स्टूडियो में जुड़ेंगे। तो मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। प्रदेश पर कर्जे का पहले से ही अच्छा खासा दबाव है, लेकिन सरकार ने विकास का और जनसेवा की रफ्तार को कम न होने का वादा किया है। दावा किया, कहा गया कि बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और तमाम दूसरे वर्ग के लिए बहुत कुछ है। बजट में पेश आंकड़ों के साथ हम एक्सपर्ट्स से समझेंगे आखिर अपना मध्य प्रदेश किस सेक्टर में कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज जो बजट पेश किया गया उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी कोई राय है, कोई सवाल है जो आप एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो हमसे साझा जरूर कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182 और हमने बजट पेश होने के बाद अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से भी बातचीत की। क्या बजट को लेकर वो सोचते हैं, उन्हें कैसा लगा, इस पर कटनी के लोगों की क्या राय है, आइए देख लेते हैं। इस समय हम कटनी के खिरैनी गांव में हैं, जहां पर किसानों से चर्चा करेंगे कि बजट से आप कितने खुश हैं और क्या आपको लगता है। क्या नाम है आपका? राजा खटीक। बताइए। आवास का नहीं मिला हुआ और जो क्या बोलते हैं उसको, सरकार जो देती है साल में किसान सम्मान निधि। हाँ, वो दे रही है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। तो ये जारी रहेगा तो खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। और क्या चाहते हैं? बिजली के लिए भी बोले कि हम लगातार करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका, पहले बताइए। रानी। रानी नाम है। तो क्या आप योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? बस हो गया, लाडली लक्ष्मी मिल रहा है। हाँ। और खेती कितने करती हैं? खेती 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। तो और अभी जो है लाइट की क्या समस्या है आपको? लाइट तो भरपूर मिल रही है। मिल रही है। बिल बहुत आता। पीएम आवास योजना का कुछ मिला? नहीं मिला है कुछ। नहीं मिला। एक और किसान है हमारे साथ गांव के ही, ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राजू निषाद है। सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, क्या लगता है आपको? ठीक है सर, किसान निधि हमको मिल रही है और आवास योजना भी मिला है, लाडली बहना भी मिला है और हम सरकार से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पेश किए हैं, बजट पेश किए हैं, आपको अच्छा लगता है? जी जी। और क्या चाहते हैं आप? अब ये है कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं निकली, इसकी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। रास्ता के लिए तो ये तो अपने जो यहाँ के लोग हैं, जो नगर निगम है या विधायक है, उनका वो जनप्रतिनिधियों का है। नहीं, वो आपने बताया? जी, सबसे बताए, आवेदन भी दिए, लेकिन उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं गया। अच्छा। और खाद वगैरह आप लोग की? खाद आद बराबर मिल जाती है, मतलब आधार कार्ड से भी मिल जाती है और ऋण पुस्तक से भी मिल जाती है। क्या नाम बताया? राजू निषाद। ये राजू निषाद हैं, जिन्होंने बताया कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है। वो खुश हैं, वो खाद भी ले रहे हैं और जो किसान सम्मान निधि का जो पैसे आते हैं 6-6 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये अलग अलग किस्तों में मिलते हैं, वह भी मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कई लोग हैं जो MSP जो मिलती है धान में और गेहूँ में, वह भी उनको लाभ मिलता है। यहाँ पर सुविधाएँ हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। तो कटनी के जो स्थानीय लोग हैं वो बजट को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो भी सरकारी योजना है उनका तो उन्हें लाभ मिल रहा है, लेकिन बजट में जो घोषणाएं की गई हैं आने वाले वक्त में उनका कितना लाभ, उस जो राशि आवंटित की गई है अलग अलग क्षेत्रों में, उससे कितना विकास प्रदेश का होगा, ये इंतजार सभी को है। हम लगातार बात करें जिस तरीके से आज ऐलान किया गया कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो कितना लाभदायक है, इसी पर बात करने के लिए और उसको लेकर क्या एक्सपर्ट्स सोचते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ केदार सिरोही हैं, अमूल्य निधि हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं अमूल्य, और कृषि एक्सपर्ट हैं हमारे साथ ही हमारे साथ पूर्व HOD हैं जीवाजी विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र जी। केदार सिरोही जी, मेरा सवाल आपसे है, आज जो बजट पेश किया गया है, कृषि एक्सपर्ट आप हैं, किसानों के लिए जिन जो बड़े ऐलान किए गए हैं, जितनी राशि आवंटित की गई है, उसको लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, हर बार इसी तरह के अनाउंस होते हैं और अनाउंस होने के बाद में जो बेसिक चीज जो रिफॉर्म्स आने चाहिए एग्रीकल्चर में, वो नहीं आ रहे। अब आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आज बजट आया है, बजट में आज जो 17 टोटल बजट का 17-18% के करीब ओवरऑल सारी चीजें उसमें मिला के दिए, जबकि जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट का जो स्टेट GDP है उसमें 45% से ज्यादा है। तो जितना हमारा फार्मर का कंट्रीब्यूशन है उसके एवज में यहाँ पर फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिला।
दूसरी चीजें जो फार्मर्स को मिल रही है उसमें बहुत सा मोटा अमाउंट जो है वो जा रहा है इंटरेस्ट के रेट का जो सबमिशन उसमें जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा में जा रहा है और किसान सम्मान निधि में जा रहा है। ये तीन हेड्स में मोटा मोटा 85% करीब जो रुपया है पूरे एग्रीकल्चर बजट का बिजली में और इसमें मिला के जा रहा है। जो बेसिक योजनाएं हैं उनके लिए कोई भी अच्छी फंड नहीं है, कोई स्कीम्स नहीं है। आप देखिए आज दूध के लिए बात हुई है, अब दूध के लिए बहुत छोटा अमाउंट सरकार की तरफ से रखा है जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो फार्मर को इनकम सपोर्ट करके देता है, उस पर बहुत छोटा सा अमाउंट रख के उसको बाईपास करने की कोशिश की है। ये एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा सेटबैक मुझे दिख रहा है। दूसरा, प्राकृतिक खेती मध्य प्रदेश के लिए जो 30 करोड़ रुपया मात्र अलोकेशन दिया है, 30 करोड़ करीब का, तो प्राकृतिक खेती मध्य प्रदेश में अगर बढ़ानी है आपको, एक तरफ आप उर्वरों के ऊपर बहुत बड़ा सब्सिडी दे रहे हैं, केमिकल पे सब्सिडी दे रहे हैं और अलग अलग तरह के उनके लिए स्कीम्स चला रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फार्मर के लिए बड़ा बजट रखना था। सॉइल हेल्थ के लिए भी मुझे लगा कि आपकी एनडीटीवी को धन्यवाद कहूंगा उसके लिए कि सॉइल हेल्थ के लिए एनडीटीवी ने काफी बड़ा मुद्दा उठाया था मध्य प्रदेश में, तो उस पर 30 करोड़ का रखा है। जबकि आप देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबली क्लाइमेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खेती पर आ रहा है। अभी देख लीजिए बारिश कितना सर्टेन हो गया है, एक तरफ देश में कार्बन क्रेडिट की बात होती है, क्लाइमेट स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो जो हम लोगों को प्राइमरी जो लगता है कि किसानों के लिए जो टेक्नोलॉजी पर खर्च होना चाहिए था वो थोड़ा सा नहीं दिखा। R&D का बात देखिए, सबसे बड़ा ताजुब मुझे एज ए एक्सपर्ट ये लगता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की जो नींव है वो इनोवेशन है, R&D है। आज हमारे पास मध्य प्रदेश में हम सोयाबीन का स्टेट कहलाने वाले स्टेट रहे हैं, कॉटन हमारे यहाँ है, मिर्ची हमारे यहाँ है, पल्सेस का हमारे यहाँ। रिसर्च पे पैसा नहीं है। रिसर्च और एजुकेशन पे जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक एग्रीकल्चर का जो अच्छा भविष्य है वो लाने में मुझे लगता है कि बहुत सी कठिनाई आएगी। तो बजट की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि R&D को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, R&D के ऊपर बहुत ज्यादा फंड लगाने की जरूरत है। आप बहुत से ऐसे हेड्स हैं जिनका कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं है पर वो करप्शन के माथे चले जाते हैं, तो उसकी बजाय एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, इसका सवाल हम डॉक्टर राजेंद्र जी से ले लेते हैं जवाब। डॉक्टर राजेंद्र, जो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जो ऐलान किए गए हैं बड़े बड़े और अच्छा खासा अमाउंट शिक्षा के क्षेत्र में भी खर्च करने की बात बजट में की गई, क्या प्रतिक्रिया आज के बजट को लेकर जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐलान हुए उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के समस्त परिवार को धन्यवाद देता हूं कि एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो मध्य प्रदेश के बजट के ऊपर चर्चा कर रहा है। और अभी मैंने 2 लोगों को इस चर्चा में बात करते हुए सुना जी। मैं केवल साधुवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि उन्होंने जब से मध्य प्रदेश बना है ये पहली बार उनके द्वारा 19.56% बजट के अंदर स्कूल शिक्षा के और लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक बजट का प्रोविजन किया है। किसी भी सरकार के द्वारा ऑलमोस्ट 20% बजट का जो इन्हांसमेंट किया है, मुझे लगता है कि इससे सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल क्लियर है। वो मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा शिक्षा का प्रबंधन करना चाहता है। नई शिक्षा नीति के तहत मुझे लगता है बजट में काफी बड़ा इन्हांसमेंट हुआ है। 20% जो बढ़ा है, मुझे लगता है इससे प्रत्येक नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त होगी। और इतना बजट का जो इन्हांसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि उसके द्वारा हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, मध्य प्रदेश सरकार को साधुवाद इसलिए भी देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में नई विश्वविद्यालय भी उन्होंने गठित किए हैं, बनाए हैं। जैसे कि एक विश्वविद्यालय बनाया है, और जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ग्रामीण अंचल है, वहाँ के छात्रों को 200-300 किलोमीटर चल के अपने ही क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मध्य प्रदेश शासन को और खासकर मुख्यमंत्री साहब को और उनके मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि 19.56% उन्होंने इन्हांसमेंट जो है बजट में किया।
अब ये जो बजट का एनहांसमेंट हुआ है, मेरा ये मानना है कि जितने भी विश्वविद्यालय भारत हमारे मध्य प्रदेश में हैं, जो गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय, यहाँ एक नीति की आवश्यकता है कि जो विश्वविद्यालयों का थ्रस्ट एरिया रिसर्च का है, जैसा कि अभी सुरोही साहब कह रहे थे, जी उन संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि जो रिसर्च के थ्रस्ट एरियाज हैं, चाहे वो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर हो, चाहे वो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन हो, चाहे इंदौर यूनिवर्सिटी हो, और चाहे वो बरकतल यूनिवर्सिटी भोपाल हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है जो उनके थ्रस्ट एरिया हैं, थ्रस्ट एरिया के अनुसार रिसर्च के इक्विपमेंट की जो ग्रांट है उसके अनुसार खरीदी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हम डुप्लीकेशन ना करें मध्य प्रदेश में। जो रिसर्च इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली हैं, जो हम ग्वालियर में खरीद रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इक्विपमेंट्स के जो रिसर्च लैब हैं वो हमारे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर वहां पे कोई रिसर्च वर्कर काम कर रहा है तो ये रिसर्च वर्कर ग्वालियर में आके काम करे। और ग्वालियर का लेकिन डॉक्टर अगर राजेंद्र, वो- यहाँ पर सवाल ये भी अच्छा, खड़ा तो- होता है, चाहे आप कितने करोड़ का भी ऐलान कर दें शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो हाल जी। हो रहा है, जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर उसी जी। को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, उसी को बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो उस इतने बड़े अमाउंट की जो राशि बजट में पेश की गई है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि छात्रों का भविष्य आगे और उज्जवल हो, फिर उसका क्या फायदा? मैं जो बात आपसे चर्चा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बजट का एलोकेशन है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आपकी बात को मैं सहमत हूँ कि अगर कहीं पे पेपर लीकेज है तो उनके अगेंस्ट कठोर से कठोर निर्णय हमको लेना चाहिए और इन लोगों को पनिश करना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि इतने वर्षों के बाद किसी सरकार के द्वारा 19.56% किसी बजट का एनहांसमेंट करना, जी अब बजट का एनहांसमेंट तो हो गया, लेकिन मेरा ये कहना था कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं इनके अंदर जो रिसर्च का प्रोविजन है, वहां पे जो इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं वो सेलेक्टिव थ्रस्ट एरिया के हिसाब से खरीदे जाएं और सभी विश्वविद्यालयों के छात्र उन रिसर्च लैब्स को उपयोग कर सकें, जिससे कि कम राशि में अधिक उपयोग हो। होता यह है कि रिसर्च इक्विपमेंट हम खरीद लेते हैं थ्रस्ट एरिया के हिसाब से, लेकिन उस पर रिसर्च कम होती है। जैसे कि मान लीजिए हम क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च कर रहे हैं एनवायरमेंट साइंस में, तो एनवायरमेंट साइंस का जो लैब जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, उस लैब का उपयोग उज्जैन, भोपाल और बाकी विश्वविद्यालय के छात्र भी कर जो एनवायरमेंट साइंस में काम करना चाह रहे हैं, जिससे कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक रिसर्च हो चुके। ये मेरा एक सजेशन था, ना कि उस बजट का उपयोग एसी खरीदने में हो जाए या कर्टन लगाने में हो जाए या फ्लोरिंग करने में। उसका हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा मेरा सजेशन है कि मध्य प्रदेश सरकार को हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अंदर एक जो है बड़ी एडवाइजरी बॉडी बनानी चाहिए, जो लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिससे कि समय समय पे लोगों को गाइडेंस मिल जी। चुके। हेल्थ एक्सपर्ट अमूल्य आपने निधि भी मुझे हमारे साथ समय हैं। दिया, इसके लिए स्वास्थ्य मैं के आपको क्षेत्र धन्यवाद। में अमूल्य जी 21,000 करोड़ से ज्यादा की अनाउंसमेंट हुई है, क्या प्रतिक्रिया आपकी आज के बजट को लेकर? देखिए, बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप बजट की बात करें तो बजट में ये घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि स्वास्थ्य को आप किस नजरिया से देखते हैं। दशा क्या है स्वास्थ्य की और दिशा क्या है सरकार की। तो मध्य प्रदेश ऐसे भी आप जान रहे हैं व्यापम घोटाले पे फेमस रहा है, और हेल्थ को आप मेडिकल एजुकेशन से जोड़ के देखना पड़ेगा। नर्सिंग घोटाला पूरा मध्य प्रदेश में चला है, उस पर कोई अंकुश लगाने की बात नहीं है। निजी अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन और पीपीपी मॉडल तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की अभी रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने चैप्टर 9 हेल्थ में सीधा लिखा है कि हम हब एंड स्पोक्स मॉडल ला रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल एजुकेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम एक्सपैंड करेंगे। हम पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, इमरजेंसी सर्विसेज पीपीपी मॉडल पे एक्सपैंड करेंगे। इसका यह मतलब है कि सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार का पूरा जो दिशा है वो हैंडओवर का है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 27 जिला सरकार हैंडओवर करने वाली थी और अलीराजपुर जिला हैंडओवर कर दिया था दीपक फाउंडेशन गुजरात की संस्था को। तो ये दिशा है और पूरा फोकस हेल्थ केयर पे है। जो बजट का प्रावधान है, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की योजना है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट सब्जेक्ट हो, मध्य प्रदेश सरकार का अपना क्या नया योजना है हेल्थ पे? कोई नया योजना नहीं दिख रही है ना। और आप बजट भी देखेंगे तो पिछले बजट एनएचएम में
3,996 करोड़ था, अभी 4,500 करोड़ कर दिया गया, तो 500 करोड़ का 400 बदल। पिछले आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बजट देंगे, 1,300 से 1,400 करोड़ कर दिया गया, 50 से 100 करोड़ रुपया आप बढ़ा दिया आपने। लेकिन कितने नए आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करेंगे? अभी हाल ही में 2 दिन पहले इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की सर्वे रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि 120 जिला अस्पतालों का सर्वे किया गया, जिसमें मात्र 2 हॉस्पिटल्स इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल IPHS नॉर्म्स 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बनाया था उसको लागू करते हैं? दूसरी बात है कि पूरा फोकस हेल्थ केयर पे है। स्वास्थ्य की सेवा की आप बात कर रहे हैं, बट हेल्थ कहाँ है? तो पूरा ही बजट में हेल्थ मिसिंग है। अगर हेल्थ की आप बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जीवन समस्याएं हेल्थ की, वो है एनीमिया, वो है सिकल सेल एनीमिया, वो है सिलिकोसिस से कई सारे जिले व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमारी सिलिकोसिस से त्रस्त हैं, फ्लोरोसिस से कई सारे जिले त्रस्त हैं, फ्लोराइड के इश्यूज हैं, कई सारे जिलों में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, फ्लोराइड युक्त पानी है, और टीबी की दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो ये जो स्थिति है, इस पे सरकार के बजट में कहीं कोई इंटरवेंशन नहीं दिख रही है। तो जो इश्यूज हैं हेल्थ के, और स्पेशली अगर हेल्थ को आप देखेंगे तो अलग से कितना % आपने महिलाओं के लिए और जेंडर बजट आपने उसमें दिया, चाइल्ड बजट आपने कितना दिया, बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से आपने कितना फोकस किया, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आपने विशेष रूप से कितना फोकस किया। ये कोई ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं हेल्थ पे, और वही पुरानी कुछ आंकड़े 100-200 करोड़ इधर उधर बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन नया 3 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, लेकिन क्या वो PPP मॉडल पे होंगे या नए सरकार अपने संसाधन से करेगी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था? तो जो पिछले कोविड के बाद भी आप सरकार ने सीखा नहीं है। आप देखिए कि मात्र जो है बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण के लिए 324 से करोड़ बजट की तुलना में अभी 365 कर दिया। तो कोविड के बाद ने सरकार ने सीखा नहीं कि कैसे हमें इंटरवेंशन करना है और कैसे हेल्थ को और बदलाव की जरूरत देखना है। है। आपके मुताबिक कुछ ऐसा नया नहीं है, उन्हीं आंकड़ों को घुमा फिराकर उसी चीज को पेश कर दिया गया। आपके पास भी लौटूंगी केदार जी, एक सवाल मेरे पास काफी अहम आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ग्वालियर के लोगों ने आज के बजट को लेकर क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया ग्वालियर के लोगों की, आइए देखते हैं। हम इस समय मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर में हैं, और क्योंकि सबसे बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी व्यापारी और उद्योगपति होते हैं, और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बजट है कैसा। हमारे साथ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी, वह मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि बजट क्या है। बजट में देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का बजट, हालांकि मध्य प्रदेश जब से GST लागू हुआ है तो व्यापारियों की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट बजट में हम बहुत ज़्यादा आशा नहीं पाले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा व्यापारियों के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये निरंतर मांग रही है कि प्रोफेशनल टैक्स व्यापारियों से हटाया जाना चाहिए। वहीं जो स्टाम्प ड्यूटी है और अन्य प्रदेशों से थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे यहाँ, और ख़ासकर बैंकों के संव्यवहार करते हैं, लोन लेते हैं या बैंक चेंज करते हैं, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसका एक नोटिफिकेशन आया भी हुआ है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। और इसके साथ पेट्रोल डीजल के लिए GST के लिए अंदर मध्य प्रदेश सरकार को पहल करना चाहिए कि पेट्रोल डीजल GST में आए। ये जब GST कमेटी की बैठक हो उसमें सरकार को प्रस्ताव रखना चाहिए, ये भी हमारी अपेक्षा है। अगर सामाजिक दृष्टि से मैं इस बजट को देखूं तो इसके अंदर जो सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर के अंदर खोलने का एक प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। और इसके साथ जो ई-बस सेवा है, उसके अंदर ग्वालियर के अंदर छोटी ई-बस चले, जो ई-बस जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत मिल सके और जो लगातार जो जाम लगता है वो उससे बचत हो सके। लेकिन वो छोटी ई-बसें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही चल सकेंगी, क्योंकि जो बाधाएं उसके अंदर चलने में आती हैं वो बाधाएं दूर करके ग्वालियर के अंदर ई-बस चलने का जो प्रस्ताव आया है वो भी स्वागत है। हमारे साथ लोहिया बाजार व्यापारी संघ के सेक्रेटरी निर्मल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपको क्या लगता है बजट कैसा रहा? मैं तो बजट में मैंने पहले कई बजट पढ़े हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार के। बजट के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापार और उद्योग के लिए अलग से कोई मद नहीं खोली है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस व्यापारी वर्ग से, उद्योग वर्ग से सरकार को टैक्स आता है 55 से 60% टैक्स अब जिससे आता है, उसके लिए बजट में अलग से मद नहीं खोली गई है। इसका मतलब उसमें कोई विचार भी नहीं होता। सिर्फ टैक्स कम कर देना, टैक्स नहीं लेना, ये कोई व्यापार के लिए कोई उत्तम स्थिति नहीं है।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब आप विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं हर प्रदेश में, तो आपको अपने प्रदेश में व्यापारी उद्योग की उन्नति के लिए अपने बजट रखना चाहिए, अलग से मद बनानी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसके बारे में अपन क्या क्या आप उसके लिए कर सकते हैं। अब हम दाल बाजार व्यापारिक संघ के अध्यक्ष जो हैं दिलीप पंजवानी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसा है बजट, आपको क्या लगता है? अमूमन बजट में ये देखा गया है कि पहले तो क्या जीएसटी के पहले सारा बहुत इंटरेस्ट रहता था लोगों को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता था व्यापारियों का टैक्स नीचे ऊपर करना। क्योंकि अब जीएसटी लग गया है तो इसके बाद सब सेंट्रलाइज हो गया है। तो अब जैसे प्रोफेशनल टैक्स का अभी बताया हमारे डॉक्टर साहब ने आपको, ये हमारे ऊपर लग रहा है जो गलत है, इसको लगना नहीं चाहिए, हटना चाहिए। काफ़ी टाइम से हमारे चैम्बर से डिमांड आ रही है, मांग कर रहे हैं, हटाया नहीं गया है। और इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। अभी जो जैसे मस्टर्ड की बात करी, तो मस्टर्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यह एरिया हमारा मस्टर्ड का एरिया है, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, इससे हमारे शहर में और आसपास के एरिया में बहुत डेवलप होगा और मस्टर्ड डेवलप होने से पूरा एरिया डेवलप होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, बताइए किस तरह का बजट है और क्या लगता है आपको? मिश्रित बजट है, कृषि के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन जब बात करें कि बजट में कि जैसा कि व्यापारियों उद्योगपतियों की जो एक प्रमुख डिमांड थी कि हमारे यहाँ जो भी कर प्रणाली हो, जो भी टैक्स हो, जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर हो। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में लगभग सबसे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्ट्री होती है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल की रेट यहाँ ज़्यादा है, जो प्रमुख मांग थी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ अच्छी बातें आज बजट में आई हैं, जैसे ई बसेस 552 जो ई बसेस चलाई हैं 6 शहरों में, इसका स्वागत योग्य काम है। इससे बिल्कुल पूरे प्रदेश में ग्वालियर जैसे शहर में जो ट्रैफिक की प्रमुख समस्या है उसका निदान होने का लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में एक बार फिर से वो सब कमी आ रही है, क्षेत्रीय असंतुलन इस बजट में दिख रहा है। अगर ग्वालियर जैसे शहर के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाते तो बजट का और अधिक स्वागत किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्वालियर के व्यापारी और उद्योगपतियों द्वारा दी गई है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया हम लोगों की मिल रही है। केदार जी हमारे साथ है, कृषि एक्सपर्ट, जो कि लगातार हमसे बात कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े खास मेहमान भी हैं। केदार जी, मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से बजट में कहा गया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें रुचि रखने वाले किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी, 30 लाख करोड़ का बजट उसके लिए सैंक्शन हुआ है। ऐसे में क्या लगता है ये कितना फायदेमंद आने वाले में समय में ऐसे किसानों के लिए होगा जो इस तरीके की खेती में रुचि रखते हैं? देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश के हम लोगों को खेती को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जिस तरीके से सरकार प्राकृतिक खेती की बात कर रही है, तो प्राकृतिक खेती में जो है वो प्रोडक्शन लो है। जब प्रोडक्शन लो होता है तो उसको प्राइस सपोर्ट देने की जरूरत होती है, जो सरकार की तरफ से इस अमाउंट में संभव नहीं है। अब देखिए, जो कल आर्थिक सर्वे आया उसमें यह बताया गया कि ओवरऑल खेती का जो प्रोडक्शन है 0.02% बढ़ा, मतलब आधे से भी आधा। ये कितनी बड़ी चिंता का बात है, जहां बाकी चीजों का जो कास्ट है फार्मर का वो 6.1% बढ़ा है। आप अगर एग्रीकल्चर का जो कर्जा है उसको आप देखेंगे 16% सीजीआर की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 16% की। और मध्य प्रदेश की बात होती है, सरकार कहती है कि हम 2 डिजिट में एग्रीकल्चर की ग्रोथ ला रहे हैं, दो डिजिट में हम लोगों का एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट दिख रहा है। बड़ा कंट्रोवर्सी इसलिए लगता है कि जब लोकसभा की जो एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी है वो दिखाती है कि मध्य प्रदेश में जो आय है वो किसानों की कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसमें लेबरों का जो हिस्सेदारी है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो छोटा और वो जो मार्जिनल जो फार्मर है हमारा, स्मॉल और मार्जिनल फार्म, वो 85% है। अब वो 85% है, उसके लिए इरिगेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी सरकार दावे करती है कि हम 45 लाख हेक्टेयर जमीन में इरिगेशन कर देंगे। 170 लाख हेक्टेयर में से 45 लाख का इरिगेशन का बात हो रहा है अभी, इतने लंबे समय तक सरकार आने के बाद, जबकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं जहां से अच्छा इरिगेशन लो कास्ट पे फार्मर को दिया जाना चाहिए था, वो उस पर कोई बड़ा चीज नहीं आया। बिजली किसानों की सबसे बड़ी समस्या रही है। अब उस पर आप देखिए कि बिजली का जो कंपनियों को सब्सिडी देना है वो उस चीज पे तो पैसा आ गया, परंतु फार्मर को एक जो एडिकेट क्वालिटी जो बराबर मात्रा का जो बिजली मिलना चाहिए वो बिजली नहीं मिल रहा। हाईली फ्लक्चुएटेड बिजली मिल रहा है, ट्रांसफार्मर फूके जा रहे हैं रोज, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है।
समय पे पूरी जो बिजली मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही, उस पर कोई ध्यान नहीं आया। जो खेतों में तार जमीन पे आ गए हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है कि उनका रिपेयरिंग कैसे होगा, जीवन का जो हमारा सेफ्टी का उसमें जो ख्याल रखना चाहिए उस पर किसी तरीके का कोई बड़ा बात नहीं हुआ। देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, रोजड़ा जिनको एक जंगली जानवर होता है, वो मध्य प्रदेश में इस लेवल पर बढ़ चुके हैं, जो पशु बढ़ गए हैं, जिससे किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई का कोई रास्ता इसमें नहीं दिखा है। जो फार्मर आए दिन फार्मर एक्सीडेंट के लिए कारण, नेचुरल क्लाइमेट की किसी कारण, बिजली गिरने के कारण, एक्सीडेंट तक जो फार्मर का डेथ हो जाता है, उनको उनके परिवार को सहयोग करने का यहाँ पर कोई बात नहीं आया। जब प्राइस नहीं मिल रहा है, आप एक छोटा सा और मैं बात कर दूंगा कि अभी मध्य प्रदेश में हर साल तक जो मूंग में 46% का बहुत तपाई जा रही है, 46% पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है, ये किसानों ने प्रोडक्शन बढ़ाया। पिछले साल तक 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक खरीदी जा रही थी, इस बार 8 कुंटल खरीद रहे हैं। अब 8 कुंटल खरीद रहे हैं, इसका मतलब 1 हेक्टेयर पे किसान को 20,000 रुपए का नुकसान अभी हो रहा है। उस नुकसान से बचाने का फार्मर को कोई रास्ता नहीं दिखाया। इनपुट कास्ट जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने का कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें रास्ता दिया है। और प्रोसेसिंग देखिए, अब प्रोडक्शन में हम सक्षम है जी हमारा अच्छा केदार जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और अमूल्य निधि जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।